नमस्कार। सरफेस केमिस्ट्री के 11वें क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और हम बात कर रहे थे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। हमने पहली विधियां की चर्चा की थी जो कि रासायनिक विधि जिसे कहा जाता है, जिसमें हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाइड्रोलाइसिस, इसके माध्यम से कोलाइड्स बनाने की प्रक्रिया को समझा था। आज हम समझने जा रहे हैं विद्युत परिक्षेपण विधि, जिसे हम इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम ये हेडिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, विद्युत परिक्षेपण विधि। ये दूसरा मेथड हो गया। विद्युत परिक्षेपण विधि। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो विद्युत परिक्षेपण विधि में हम देखते हैं कि जिस धातु का कोलाइड बनाना है, मतलब जिस धातु का हम सॉल का निर्माण करने जा रहे हैं, उसके दो इलेक्ट्रोड को बनाकर हम किसी पात्र में और जो भी इच्छित विलायक है उसमें डाल देते हैं और विद्युत धारा के मदद से हम उसमें विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। और विद्युत आर्क के द्वारा जो ताप उपलब्ध होता है, उस ताप के द्वारा हम देखते हैं कि धातु के कण वाष्पित होने लगते हैं। और चूंकि जो पात्र हमने लिया है वह बाहर से जो है, कहिए कि आइस का चैम्बर उस बाहर से हम जो है कवर किए हुए हैं, मतलब जो पात्र का बाह्य सतह है उसे हम बर्फ के द्वारा ढक देते हैं। तब उससे उत्पन्न जो शीतलन है, तो उस शीतलन के कारण हम देखते हैं कि जो वाष्पित कण थे वह संघनित हो जाते हैं। और संघनित होने के कारण तब जो नया मेरा पदार्थ तैयार होता है, उसके जो कण हैं वो कोलाइडी विलयन के कण के डायमेंशन के होते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमने सॉल तैयार किया है उसे और भी अधिक स्थायी बनाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा KOH मिला देते हैं। वो भी एज ए इलेक्ट्रोलाइट यहाँ बिहेव करता है। और इसके उदाहरण स्वरूप हम लेंगे, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ये सब के जो सॉल का निर्माण होगा वह इसी विधि द्वारा होता है। फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जिस धातु का कोलाइड तैयार करना है या जिस धातु का सॉल बनाना है, दो इलेक्ट्रोड बनाकर हम एक पात्र में रखते हैं और उसमें हम इच्छित विलायक दे देते हैं। अब जब हम विलायक उसमें डालें और विद्युत धारा के मदद से दोनों इलेक्ट्रोड को जो जोड़े हुए हैं हम, तो उससे बहुत अधिक ताप उत्पन्न होता है और इस ताप के कारण जो धातु है वह वाष्पित हो जाता है। तो जब धातु के कण वाष्पित होते हैं और जो हमने पात्र लिया है वह पात्र को बाहर से हम बर्फ के जो है बाहरी आवरण जो है हम लोग बर्फ के चैम्बर के द्वारा ढक देते हैं उसे। और उसके द्वारा उत्पन्न जो शीतलन है, इसके कारण जो वाष्पित कण है पुनः संघनित हो जाते हैं। और संघनित होने के कारण तब जो सॉल बनते हैं वही हम कह सकते हैं कि यह विद्युत परिक्षेपण विधि द्वारा उत्पन्न सॉल है। और इसे और भी ज़्यादा स्थायी बनाने के लिए हम थोड़ा उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एज ए विलायक हम उसमें मिला देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सॉल है मेरा वो और भी अधिक स्टेबल हो जाता है। हमने उदाहरण स्वरूप बताया कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इसके सॉल इसी विधि द्वारा निर्मित होते हैं। तो अब हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं और एक डायग्राम देखेंगे कि आखिर किस प्रकार हमने जो है मतलब विद्युत परिक्षेपण विधि में
कोलाइट्स का निर्माण किया है। तो हम लिखेंगे कि इस विधि में पहले एक डायग्राम हम बना लें बढ़िया सा। ये एक मेरा पात्र है और इस पात्र के बाहर जो है एक अलग चैम्बर बना करके, जो बाहरी चैम्बर होगा यहाँ हम लोग बर्फ का जो है बाहरी परत उसके ऊपर कवर किए हुए हैं। यहाँ लिख देते हैं हम बर्फ। अब जो है 2 इलेक्ट्रोड हम लोग ले लेते हैं जिसका हमको सॉल्व तैयार करना है। एक मान लिया जाए पॉजिटिव के रूप में बिहेव किया और दूसरा निगेटिव रूप। इसी के सहारे हम विद्युत धारा यहाँ प्रवाहित करते हैं और हम लोग यहाँ इच्छित विलायक ले लेते हैं, साथ में कुछ मात्रा में KOH इसमें मिला देंगे। तब जो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगा इसके द्वारा ये जो है इसके कण वाष्पित होंगे और वाष्पित होंगे। चूंकि ये पूरा चैम्बर कवर्ड है तो ये कवर किया हुआ है तो फिर से पुनः उसमें संघनन की प्रक्रिया होगी। तब जो मेरा कण प्राप्त होगा वो सॉल के कण होंगे। तो हम लिखेंगे इस विधि में जिस धातु का सॉल तैयार करना है उसे इलेक्ट्रोड के रूप में एक पात्र में रखा जाता है। यह पात्र या इस पात्र के बाहर चारों ओर बर्फ की सतह द्वारा, इस पात्र के बाहर चारों ओर बर्फ की सतह द्वारा ढका जाता है। अब इसमें इच्छित विलायक मिलाया जाता है। लिखेंगे विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न आर्क के ताप से धातु के कण वाष्पित हो जाते हैं। लेकिन बर्फ के बाहरी परत के कारण पुनः धातु के कण
संघनित होकर सॉल का या कोलाइड का निर्माण करते हैं। इसमें थोड़ा KOH सॉल्यूशन मिलाकर सॉल को और अधिक अस्थाई बनाया जाता है। और उदाहरण स्वरूप हम लोग ले लेंगे जैसे सिल्वर, जैसे गोल्ड, जैसे प्लैटिनम, जैसे कॉपर के सॉल। तो हम समझते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड तो बहुत आसान है। हम जो भी जिस भी धातु का सॉल बनाना चाहे, चाहे गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, प्लेटिनम का हो, उसका छड़ हम लोग ले लेते हैं और विलायक रखते हैं। बाहर से जो चैम्बर होता है वो बर्फ़ का चैम्बर है, जो कि उसे जो इसके कण वाष्पित होंगे उसे संघनित कर जो है पुनः जो कण प्राप्त हुआ वो कोलाइडल डायमेंशन के होते हैं। इस प्रकार से हम सॉल का निर्माण करते हैं। और तीसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है जिसे हम पेप्टीकरण कहते हैं, पेप्टिजेशन। तो ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी अपक्षेप को, हम लोगों ने अपक्षेपण अभिक्रिया पढ़ी है, तो अपक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, विलयन में ठोस के रूप में जो है प्रतिफल सेपरेट हो जाता है। तो वो जो अपक्षेप किसी पात्र में नीचे बैठा हुआ है, तो हम अगर विद्युत अपघट्य अल्प मात्रा में मिलाते हैं और विद्युत अपघट्य मिलाने के बाद उसे हम सिंपली शेकिंग मतलब उसे हिलाते हैं, तो वह क्या होता है कि मतलब जो प्रिसिपिटेट बना है मेरा अपक्षेप, वह पुनः जो है कोलाइडल सॉल में परिवर्तित हो जाता है। पुनः हम समझने का प्रयास करते हैं। लिखने में दिक्कत हो रहा हो तो आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। पेप्टीकरण, पेप्टीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अपक्षेप मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने अपक्षेप में थोड़ी मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं और उसकी उपस्थिति में वह प्रक्षेपण माध्यम के साथ जब उसे हिलाते हैं तो कोलाइडल सॉल में यह परिवर्तित हो जाता है। तो हम नया हेडिंग करने जा रहे हैं, पेप्टीकरण। मिटा देते हैं पहले इसे। तब तक में आप लिख लीजिएगा पेप्टीकरण। ये तीसरा मेथड हो गया, उतर गया। अब हम देखेंगे पेप्टिजेशन। लिखेंगे इस विधि में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित अपक्षेप में
थोड़ी मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। एवं परिक्षेपण माध्यम में इसे हिलाकर या हिलाने पर सॉल निर्मित होता है या सॉल का निर्माण होता है। यह प्रक्रम पेप्टीकरण कहलाती है। तो हमने एक रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ी थी। अगर मान लिया जाए कि FeCl3 है और अल्प मात्रा में हम FeCl3 को मिला दिए हैं, तो जो अवक्षेप प्राप्त हुआ है FeOH3 का, तो पेप्टीकरण के फलस्वरूप यह कोलाइड सॉल में परिवर्तित हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं FeOH3 का अवक्षेप लिखेंगे, FeOH3 का अवक्षेप कोलाइड सॉल में अल्प मात्रा में FeCl3 के मिलाने से प्राप्त होता है। तो क्लियर है। इस तरह से हमने जो कोलाइडल सॉल है उसे बनाने की 3 विधियां पढ़ी। पहला रासायनिक विधि, दूसरा विद्युत परिक्षेपण माध्यम और तीसरा पेप्टीकरण। अब हम नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं कि कोलाइडी विलयन का शोधन किस प्रकार होता है, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्यूरिफिकेशन की मुख्य जो है वह 3 विधियां हैं। पहला है अपोहन, जिसे हम डायलाइसिस कहते हैं। दूसरा है विद्युत अपोहन, जिसे हम इलेक्ट्रिकल डायलाइसिस कहेंगे या इलेक्ट्रो डायलाइसिस कहेंगे। और तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। तो ये 3 विधि मुख्य है, और भी विधियां हैं लेकिन हम लोग इस 3 की चर्चा करेंगे। तो नया हेडिंग मेरा होने जा रहा है कोलाइडी विलयन का शोधन। मिटा देते हैं इसे। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। लिखेंगे मुख्य 3 विधियां। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपोहन, डायलाइसिस। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपोहन, इलेक्ट्रो डायलाइसिस। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अति सूक्ष्म
फिल्टरेशन, इसको हम लोग कहेंगे अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो इस तरह से हम 3 विधि पढ़ने जा रहे हैं और इस तीनों विधि को अच्छे प्रकार से हम समझेंगे। तो पहला हम लोग समझने जा रहे हैं अपोहन। अपोहन, ओ DYA कीजिए। तो पहला विधि हम समझने जा रहे हैं अपोहन, और इसका हो गया डायलाइसिस। तो हम देखते हैं कि अपोहन में क्या होता है। एक ऐसा कंटेनर है, मतलब इस विधि में हम देखते हैं कि इस प्रकार का पात्र मेरा निर्मित है जिधर कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो हो रहा है, इधर से पानी आ रहा है, इधर से जा रहा है। और हम देखते हैं कि कोलाइडी विलयन जहां मौजूद है, क्योंकि हम जो भी कोलाइडी विलयन बनाए हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वह मेरा पूरी जो है प्यूरिफाइड है। उसमें बहुत सारा जो है घुलित अपद्रव्य कह सकते हैं या घुलित पदार्थ उसमें मौजूद होता है। तो उसके पृथक करने की विधि है यह अपोहन। और इस विधि में हम देखते हैं क्या कि जो हम क्या कहिए, मतलब जिस कंटेनर का यूज किए, जिस पात्र में हम जो है इस मतलब प्यूरिफिकेशन का विधि को अपना रहे हैं, या और अच्छा टर्म हो गया उपकरण, मतलब जिस उपकरण का आप व्यवहार करते हैं इसमें उसे हम अपोहक कहते हैं, डायलाइजर कहते हैं, ठीक है। और एक थैला के तरह का होता है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे चर्मपत्र का बना होता है वह। और जल का जब निरंतर प्रवाह होता है तो हम देखते हैं कि जो अशुद्धियाँ उसमें है वह धीरे धीरे जो है क्या हो जाती है, जल में आ जाती है। मतलब जो पात्र हम लोगों ने लिया है, जो डायलाइजर लिया है, ठीक है, उस कंटेनर में जो जल है उसमें वो अशुद्धि निकल करके आके घुल जाती है, मिल जाती है। और जो चर्म पत्र के अंदर जो मौजूद मेरा कोलाइड है वह शुद्ध हो जाता है। फिर से हम समझते हैं कि हमने उपयुक्त झिल्ली लिया, और जो झिल्ली है वह थैलानुमा झिल्ली है, और उसके अंदर हम लोगों ने कोलाइड्स को रखा। जो कोलाइडिसॉल हम लोगों ने रखा है उसके अंदर अशुद्धि के रूप में घुलित पदार्थ है, उसे पृथक करने का कार्य है। तो मुख्य रूप से हम जानेंगे कि यह विसरण की प्रक्रिया को फॉलो करता है। जो उपकरण हम लोगों ने लिया है वह उपकरण का नाम अपोहक कह सकते हैं हम, डायलाइजर। और हम देखते हैं क्या कि जिस कंटेनर में हमने रखा है वहाँ जल का निरंतर प्रवाह होता रहता है। तो जो झिल्ली के अंदर मौजूद मेरा कोलाइडल सॉल है उसमें जो अशुद्धि है वह विसरण की प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे जो है जल में मिल जाता है, और इस तरह से मेरा कोलाइडी विलयन या कोलाइडल सॉल मेरा शुद्ध हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह जो प्रक्रिया है बहुत ही धीमी होती है, तो जिसके कारण बहुत जो है इफ़ेक्टिव हम इसे नहीं कह पाएंगे। तो एक छोटा सा हम पहले डायग्राम बना देते हैं जिससे समझने में ज़्यादा आसानी होगा। ये हो गया डायलाइजर, और जो है इसमें चर्म पत्र का ये यहाँ लिख देते हैं, चर्म पत्र से निर्मित झोला। ये एसपीएम का काम किया, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो है कोलाइड्स। लेकिन इस कोलाइड्स में बहुत सारी अशुद्धि भी मौजूद है, और ये अशुद्धि विसरण के कारण इस पात्र में मिल जाता है।
चूँकि हम देखते हैं कि जल का निरंतर प्रवाह, इधर से आया जल और इधर से निकल रहा है, तो जिसके कारण कि जो इसमें अशुद्धि है विसरण के द्वारा यह बाहर निकल जाता है। तो हम और भी आसान लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करते हैं कि इस विधि में जिस उपकरण का उपयोग होता है उसे डायलाइजर या अपोहक कहते हैं। इसमें चर्मपत्र से निर्मित एक झोलानुमा एक झोला सीधे लिखते हैं जिसके अंदर या जिसमें अशुद्ध कोलाइडी सॉल लिया गया है। जल के निरंतर प्रवाह के कारण विसरण द्वारा घुलित अपद्रव्य, यहां से लाते हैं, घुलित अपद्रव्य या हम कह सकते हैं अशुद्धि बाहर निकलकर जल में मिल जाते हैं एवं कोलाइडिसॉल का शोधन होता है एवं इस प्रकार, रुकिए, कोलाइडिसॉल का शोधन होता है। तो हमने लिखा कि इस विधि में जिस उपकरण का उपयोग होता है उसे डायलाइजर अपोहक कहते हैं। इसमें चर्मपत्र से निर्मित एक झोला जिसमें अशुद्ध कोलाइड सॉल लिया गया है। जल के निरंतर प्रवाह के कारण विसरण द्वारा घुलित अपद्रव्य बाहर निकलकर जल में मिल जाते हैं एवं इस प्रकार कोलाइडिसॉल का शोधन होता है। लेकिन इसमें कुछ जो है डिमेरिट्स है। क्या डिमेरिट्स है? तो पहले हम डायग्राम मिटा देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, चलिए स्टेटमेंट भी हटाते हैं, 2 लाइन। अब लिखेंगे यह विधि बहुत प्रभावी नहीं होती है क्योंकि
यह बहुत, बहुत नहीं लिखिए, अत्यंत लिखिए, अत्यंत मंद गति से होती है। तो क्लियर है? तो हमने अपोहन समझा। अब दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत अपोहन। तो यहां से हम मिटा देते हैं और इसी में हम हेडिंग कर लेंगे सेकेंड, जिसका नाम है विद्युत अपोहन, इलेक्ट्रो डायलाइसिस। तो यह कुछ मिलता जुलता अपोहन से ही है, क्योंकि जो हमने अपोहन की क्रिया देखी तो वह बड़े ही मंद गति से यह जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया हुई। अगर इस प्रक्रिया को हमको स्पीड अप करना है, मतलब तीव्र गति से, शीघ्रता से जो है अपोहन की क्रिया को संपादित करना है, तो अगर हम, चूंकि इसमें अशुद्धि के रूप में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और हम अगर इलेक्ट्रोड उसमें लगा दें तो जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स होंगे वह क्या होते हैं, उस अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अपोहन की क्रिया होती है वह बहुत ही फास्ट होती है। तो इस विधि को हम लोग विद्युत अपोहन कहते हैं। तो हम लिखेंगे अपोहन की क्रिया को तीव्र गति से संपन्न करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें अपोहक मीन्स डायलाइजर में दोनों छोर पर विपरीत इलेक्ट्रोड, ओहो, का उपयोग किया जाता है। एवं कुछ मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, जिसके कारण, या आप लिखिए तत्पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विपरीत आवेश वाले
कण इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और इस प्रकार अपोहन की क्रिया संपन्न होती है। शीघ्रता से संपन्न होती है। क्लियर है? हमने देखा कि जो कोलाइडी विलयन है, जो अशुद्धि उसमें मौजूद है, तो जो विपरीत आवेश के हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें मौजूद है, तो विपरीत आवेश होने के कारण वह जो इलेक्ट्रोड है उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और डायग्राम भी उसी से मिलता जुलता है। हम अगर यहाँ डायग्राम बनाने का प्रयास करें, यहाँ से जल जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, और वही सेम इसमें जो कोलाइडी विलयन है और विद्युत अपघट्य है। और ओहो, और यहाँ हम जो है अब इलेक्ट्रोड यहाँ पर हम लगा देते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो इस विद्युत अपघट्य में जो मौजूद पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे वो इस तरफ आकर्षित हो जाएंगे और नेगेटिव वाले इस तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप विद्युत अपोहन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अब तीसरा है अति सूक्ष्म फिल्टरेशन। तो अति सूक्ष्म फिल्टरेशन क्या है? हम देखते हैं कि कोलाइडी विलयन में जो उपस्थित तथा हम कह सकते हैं कि घुलनशील विलेय, अगर हम विशेष प्रकार के निर्मित फिल्टर पेपर से उसे पास करवाते हैं, तो विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर आखिर किस प्रकार से निर्मित होंगे? तो हम देखते हैं कि नाइट्रोसेल्यूलोज है, और नाइट्रोसेल्यूलोज को अल्कोहल वाटर में हम उसके मिश्रण में मिला देते हैं, और पुनः हम फॉर्मल्डिहाइड मिला करके उसे और भी हार्ड बना देते हैं सुखा करके। तब जो मेरा फिल्टर पेपर बनता है या विशिष्ट प्रकार का फिल्टर पेपर होता है, और इससे अगर हम पास करवाते हैं तो जो भी उसमें कण है अशुद्धि के रूप में वह अलग हो जाते हैं। तो अति सूक्ष्म फिल्टरेशन नेक्स्ट हेडिंग करेंगे। तीसरा मेरा हो जाएगा अति सूक्ष्म फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो हम इस प्रकार के फिल्टरेशन की चर्चा पुनः करते हैं कि जो कोलाइडी विलयन है और उसमें उपस्थित जो घुलनशील विलेय है, विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर से यह अलग किए जा सकते हैं। तो लिखेंगे कोलाइडी विलयन में उपस्थित घुलित विलेय
को विशेष फिल्टर पेपर से पास कराने पर इसे या पास कराने पर अशुद्धि पृथक की जा सकती है। तो हम देखने जा रहे हैं कि आखिर विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर किस प्रकार से निर्मित होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लें 4% सॉल्यूशन नाइट्रोसेल्यूलोज का, और नाइट्रोसेल्यूलोज को हम मिलाएंगे किस में, तो अल्कोहल वाटर के मिश्रण में, और अल्कोहल वाटर के मिश्रण में कुछ फॉर्मल्डिहाइड हम डाल देते हैं और मिला करके उसे हार्ड बना देते हैं, सुखा देते हैं, तब जो मेरा फिल्टर पेपर बनता है हम लिखेंगे 4% नाइट्रोसेल्यूलोज को अल्कोहल वाटर में मिलाकर कुछ मात्रा में फॉर्मल्डिहाइड डालते हैं तथा सुखाकर इसे कठोर बनाया जाता है। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो कोलाइडी विलयन से जो अशुद्धि है, जो उपस्थित घुलनशील विलेय है, वह फिल्टर होकर के अलग हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने जो है शोधन की विधियां पढ़ी, तो नेक्स्ट टॉपिक हम अगले दिन पढ़ने जा रहे हैं। चूँकि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मेरा समाप्त हो गया और शोधन की विधियां भी, प्यूरिफिकेशन का मेथड्स भी आज कंप्लीट हो गया। तो सो मेनी थैंक्स टू यू। आज मेरा 11वां क्लास था सरफेस केमिस्ट्री का। चलिए, करेंटली जो है सौरभ कुमार एंड शुभम कुमार इज वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।